हाय व्यूअर्स। कल हमने आपको समझाया था आईपीसी का निर्माण, मतलब आईपीसी कैसे बनी, प्रथम विधि आयोग क्या था, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, कैसे भारतीय दंड संहिता बनी और भारतीय दंड संहिता का हमारे समाज में क्या महत्व है। और कल हमने आपको चैप्टर 1 ने समझा दिया था पूरी तरीके से कि प्रस्तावना में है क्या। तो चैप्टर 1 कहाँ से कहाँ तक है? चैप्टर 1 है धारा 1 से लेकर धारा 4 तक, 5 तक। अब हम आज समझाएंगे आपको चैप्टर 2 अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन। ये जनरल एक्सप्लेनेशन है, जो साधारण स्पष्टीकरण है, ये धारा 6 से लेके धारा 52 तक है। तो मित्रों, धारा 6 में क्या है अब हम पढ़ते हैं। तो धारा 6 का टाइटल दिया गया है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। मतलब क्या है? तो इसका मतलब जानने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी ब्रीफिंग ही पढ़ते हैं जो बेरक में लिखी हुई है। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद वाले शीर्षक के अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों की को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। मतलब क्या है? इसमें देखा लिया हुआ इस संहिता में सर्वत्र हर अपराध की परिभाषा, मतलब जो भी परिभाषा इस संहिता में दी गई है, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध, हर दृष्टांत, मतलब हर दंड जो जो संहिता में दिया गया है इस चैप्टर को छोड़कर, और हर दृष्टांत जो उदाहरण दिए गए हैं, दृष्टांत दिए गए साधारण अपवाद वाली शीर्षक के अध्याय के अंतर्गत, मतलब जो अपवाद हैं उन शीर्षकों के अध्याय में आते हैं। चाहे अपवादों की परिभाषा, चाहे अपवादों की ऐसी परिभाषा दंड उपबंध दृष्टांत में दोहराया ना क्यों ना गया हो, चाहे उन्हें बार बार दोहराया ना गया हो, लेकिन आएंगे वो इसी अध्याय के अंतर्गत। तो इसको समझने के लिए अपन इसका दृष्टांत खा पढ़ते हैं। का बाद में पढ़ेंगे। दृष्टांत खा में लिखा है, का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, तो यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। मतलब क्या है? तो जैसे इसका टाइटल ही कह रहा है धारा 6 का, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। मतलब संहिता में जो भी परिभाषाएं दी हैं, स्पष्टीकरण में जो भी परिभाषाएं दी हैं वो अपवादों के अध्ययन ही आएंगी, अपवादों के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, उसका कार्य क्या है कि अपराधी को पकड़ना। अब किसी ने ऐसा अपराध किया है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए धारा 302 इसके अंतर्गत उसने किसी को गिरफ्तार कर लिया, मतलब किसी ने किसी की हत्या की है, उसके अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर लिया किस पुलिस ऑफिसर ने। अब वो कह रहा है, साहब आपने हमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया, तो आप काय के दोषी हो? आप दोषी हो सदोष परिरोध के। तो यहां कानून ये कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर सदोष परिरोध का दोषी नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, इसलिए हम उसे सदोष परिरोध का दोषी नहीं मानेंगे। अब एक और उदाहरण है कि अखबार में सूचना निकली है कि
फलाना क्रिमिनल जेल से भाग गया है और इसको पकड़वाने पर 5,000 रुपए का इनाम। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि उसको पकड़वा देते हैं, या आपको लगता है कि ये जब तक पुलिस आएगी तब तक ये भाग जाएगा, आपने उसको पकड़ लिया, तो क्या आप किसी अपराध के दोषी हो जाएंगे, सदोष परिरोध के दोषी हो जाएंगे? नहीं जनाब, सदोष परिरोध के दोषी तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वो अपराधी है और आपका कर्तव्य है उसको पकड़ना, क्या इसलिए आप सदोष परिरोध के दोषी नहीं होंगे। अब आते हैं दृष्टांत का पर। अब मैंने खा इसलिए समझाया क्योंकि धारा 6 समझने के लिए आपको दृष्टांत खास समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीधा सीधे सी बात है कि जो कर्तव्य आपका है उस कर्तव्य पालन में आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप अपराधी नहीं कहलाओगे। अब दृष्टांत का हम समझाते हैं। इस संहिता में वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है, कौमा यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जाएंगी जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती तो अपराध नहीं है। जनाब आगे आएगा आपके एग्जाम में, या आगे जो भी धाराएं आएंगी साधारण अपवाद की अंतर्गत आएगा, उसमें ये बताया जाएगा। अब पहले ये समझ लें कि हमें कहना क्या चाह रहा है धारा का। कानून ये कहता है कि 7 वर्ष तक का कोई भी बालक कोई अपराध करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि 7 वर्ष तक का बालक क्या अपराध करेगा। अब मान के चलो कि कहीं भरी हुई पिस्टल रखी है, बंदूक रखी है, और गलती से उस पर चल जाती है और वो किसी को लग जाती है और वो सामने वाला मर जाता है, तो क्या 7 वर्ष का बालक हत्या का दोषी होगा? नहीं मित्रों, क्योंकि 7 वर्ष तक के बालक को संरक्षण कौन दे रहा है? आईपीसी। क्यों दे रही है? क्योंकि कानून का यह मानना है कि कोई भी बालक 7 वर्ष तक की उम्र का अपराध नहीं कर सकता। इसीलिए ये इसमें दिया गया धारा 6 में संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना, मतलब जो भी परिभाषाएं इसमें दी हैं वो अपवादों के अधीन ही समझी जाएंगी, मतलब अपवादों को क्रॉस नहीं कर पाएंगी वो। सीधी सीधी सी बात है। अब आ जाते हैं अपन काय पे, धारा 7। एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं हम आपको समझाते हैं। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही समझा जाएगा। मतलब साधारण स्पष्टीकरण में जो एक बार बता दिया गया पूरी आईपीसी में वो उसी अनुसार ही चलेगा। जैसे धारा 8 क्या कहती है? लिंग। पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग जहां किया गया है वह हर व्यक्ति के बारे में लागू हो, चाहे नर हो या नारी। अब 7 को समझने के लिए धारा 8 सबसे मेन चीज है। तो धारा 8 क्या कह रही? कहीं भी जैसे लिखा है पुल्लिंग वाचक शब्द लिखा है तो साहब ये नहीं कहेंगे कि पुरुष के लिए लिखा है ये, उसका अर्थ नारी के लिए भी लगाएंगे। हर जगह उन्हें रहा है ओब्लिक रही है लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया कि फलाना आदमी या फलाना अपराध का दंड है या ये कर रहा है तो उसमें ये भी आई कर रही है। कि आप ये नहीं कह पाओगे साहब कि ये तो पुल्लिंग लिखा है साहब, हम स्त्री को क्यों अरेस्ट कर रहे हो या स्त्री को आप आरोपी क्यों बना रहे हो। धारा 8 वेरी इंपॉर्टेंट धारा है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है और लगभग 1 साल एक या 1-2 साल बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें से कि लिंग का मतलब क्या है। तो लिंग मतलब पुल्लिंग वाचक शब्द का
प्रयोग जहां तक किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हो, चाहे नर हो या नारी। मतलब जहां, जैसे कहीं लिखा है कि का खा को गिरफ्तार कर लेता है, और खा ऐसा अपराध कर रहा था, तो वहां ये नहीं कि खा को आप अगर महिला है तो वो कह रही अगर गिरफ्तार कर रहा था तो आपने कर रहा था क्यों लिखी, रही थी क्यों नहीं लिखा। तो इसमें सीधा सीधा समझा दिया गया है कि जहां पुल्लिंगवाचक शब्द का प्रयोग किया गया वहां स्त्रीलिंगवाचक शब्द ऑटोमेटिक उसमें छिपा है। आपको आवश्यकता नहीं है उसमें ये ढूंढने की कि अब स्त्रीलिंग क्यों नहीं लगाया आपने। अब आ गया वचन। जहां तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन द्योतक शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है। मित्रों इसका मतलब क्या है, जहां तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल ना हो। धारा 9 क्या कहती है, वचन, कि जब तक किसी बात का अर्थ कोई और ना निकल रहा हो तब तक एक वचन शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन शब्द के अंदर एक वचन आता है। जब तक कानून ये नहीं कह रहा है कि हाँ यहां एक वचन ही पढ़ा जाएगा इसको, तब तक अगर वहां एक वचन लिखा है तो बहुवचन उसमें ऑटोमेटिक छिपा है। धारा 9 में, धारा 8 की तरह पुल्लिंगवाचक शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगवाचक शब्दों के अंतर्गत पुल्लिंग ऑटोमेटिक छिपा है। ऐसी स्थिति इसकी है धारा 9 की, कि जब तक कहीं स्पेसिफाई है, जब तक ये नहीं लिख दिया कानून में कि भैया ये केवल एक वचन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, तब तक आप उसका बहुवचन के लिए ही और बहुवचन का एक वचन के लिए ही प्रयोग मानेंगे। अब धारा 10 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट धारा है। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी। पुरुष कौमा स्त्री, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। अब यहां आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। और जब एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले दिमाग हमारा यही काम करता है कि भैया अगर उसमें से यही आ गया तो पुरुष शब्द का अर्थ क्या है, 18 वर्ष से आयु का वयस्क, 18 वर्ष से कम आयु का, किसी भी आयु का, या इनमें से कोई नहीं। अब अधिकतर लोगों का जिसने डायरेक्ट पढ़ाई नहीं है कि जीवन में, जिसने पढ़ाई ईमानदारी से की नहीं है, वो क्या करेगा, 18 यार किसी भी आयु का तो होगा नहीं, वो 17 वर्ष का भी नहीं होगा, लगा दो 18 वर्ष की आयु का। भैया डायरेक्ट साफ साफ ये कह रहा है और धारा 10 साफ साफ कह रही है कि पुरुष शब्द के अंतर्गत किसी भी आयु के नर मानव का द्योतक है, चाहे उसकी उम्र 1 घंटे की ही क्यों ना हो, वो पुरुष कहलाएगा, चाहे उसकी उम्र 1 मिनट की ही क्यों ना हो। अगर वो मेल है तो वो पुरुष ही कहलाएगा। इसी तरह स्त्री, स्त्री में आपको कोई नहीं सोचना, साफ साफ डायरेक्ट कह रहा है कि किसी भी आयु का, चाहे स्त्री की उम्र 1 मिनट क्यों ना हो, चाहे वो 99 साल क्यों ना हो, चाहे वो 100 साल क्यों ना हो, वो स्त्री ही कहलाएगी। ऐसे ही पुरुष का, चाहे वो 1 मिनट का क्यों ना हो, उसकी उम्र 1 मिनट क्यों ना हो, चाहे 99 साल क्यों ना हो, वो पुरुष ही कहलाएगा। आपको ये कहीं नहीं भटकना है कि 18 वर्ष की आयु का ही पुरुष होगा, 18 वर्ष की आयु की ही महिला होगा। किसी भी उम्र की, आपको तो आंख बंद करके एक ही आंसर लगाना है कि किसी भी उम्र की महिला और किसी भी उम्र का पुरुष। डायरेक्ट साफ साफ कह रहा है, आपको डायरेक्ट से बाहर नहीं जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब धारा 11 आ गई, व्यक्ति। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति अकेला वो नहीं है जो जीवित खड़ा है,
व्यक्ति अकेला वो नहीं है कि आपने किसी आदमी को देख लिया भैया यही व्यक्ति है साहब हमारी नजर में, नहीं। धारा 11 में साफ साफ कह रहा है कोई भी कंपनी या संगम, तो व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी आती है और संगम भी आता है, या व्यक्ति निकाय चाहे कोई भी निगमित निकाय हो वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। समझ में आया? व्यक्ति के अंतर्गत वो अकेला नर या मादा या आदमी या औरत तो आएंगे ही, इसके अलावा क्या क्या और आएगा? कोई भी कंपनी या संगम, ये भी व्यक्ति के रूप में आएंगे, या कोई व्यक्तिक निकाय या निगम, ये भी व्यक्ति के रूप में आएंगे। समझ में आया कि व्यक्ति के रूप में क्या क्या आएगा? एक आदमी तो आएगा ही, आम आदमी, उसके अलावा कंपनी भी आएगी, संगम भी आएगा, निगमित निकाय भी आएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको तो आप इसको लगाना, आंसर इसका यही होगा, कंपनी या संगम या व्यक्तिक निकाय, चाहे निगमित हो या अनिगमित, व्यक्ति के शब्द के अंतर्गत ही आता है। अब मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि व्यक्ति के अंतर्गत क्या आता है? कोई भी मानव, कोई भी कंपनी या संगम, या व्यक्ति निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या ये तीनों। अब आप आंसर क्या लगाएंगे? ये तीनों। समझ गए मित्रों? अब आ गया धारा 12 लोक। तो धारा 12 लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय लोक के अंतर्गत आता है। अब लोक तो बहुत सारे होते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे लोक दिए, लेकिन यहां लोक का मतलब क्या है? कोई भी वर्ग, चाहे वो जाति विशेष का वर्ग हो या धर्म विशेष का, कोई भी समुदाय, लोक सबके अंतर्गत आता है। परंतु इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि चाहे वो टीचर वर्ग हो तो भी लोक के अंतर्गत आएगा, या कोई समुदाय भी हो वो भी लोक के अंतर्गत आएगा। समझ में आया कि लोक क्या होता है? जैसे अब जातिवादी रूप से तो हम लोक नहीं समझाएंगे, लेकिन हाँ एक पद के रूप में समझा देते हैं। हमने कह दिया साहब कि आज आंदोलन कौन कर रहे हैं? शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, तो अब उसे अपन क्या कहेंगे? समुदाय। शिक्षक समुदाय आंदोलन कर रहा है, तो वो क्या होगा? लोक आएगा। उस समुदाय को आप लोक कह सकते हैं। या हमने कह दिया किसी जाति विशेष का आंदोलन चल रहा है, तो वो वर्ग में जाएगा। किसी वर्ग विशेष का आंदोलन चल रहा है, या वर्ग विशेष जाति, जैसे कई लोग आज आरक्षण मांगने के लिए आंदोलन करते हैं, खड़े हो जाते हैं साहब हमें आरक्षण चाहिए, तो वो वर्ग विशेष ही तो खड़ा होता है, सारा हिंदुस्तान तो खड़ा होता नहीं है। तो इसके अंदर सीधा सीधा समझ, लोक के अंतर्गत कोई भी समुदाय या वर्ग लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। धारा 13 रिपील की जा चुकी, क्योंकि क्वीन का अपने यहां कोई मतलब है नहीं, अपन आजाद हो चुके हैं। सरकार का सेवक क्या है? धारा 14, सरकार का सेवक शब्द के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। मतलब सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार का सेवक शब्द के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए, नियोजित किसी भी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। मतलब कोई भी अधिकारी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वह सरकार का सेवक ही कहलाएगा, चाहे वो टेम्परेरी क्यों ना नियुक्त किया गया हो।
जैसे अपन किसी भी कोई भी कमेटी बनती है या किसी की जांच के लिए कोई कमेटी बनती है, अब वो जांच कर रही होती है तो कुछ समय के लिए मान लो अस्थायी उसको अधिकारी बना दिया गया, तो वो भी सरकार का सेवक में आएगा। और बाकी के अधिकारी तो हैं ही आपके, कलेक्टर हुआ, एसडीएम हुआ, और भी जो भी अधिकारी वो सारे सरकार के सेवक हैं। धारा 14 हो गया सरकार के सेवक, धारा 15 ब्रिटिश इंडिया, जब हम आज़ाद हो चुके हैं तो ब्रिटिश इंडिया का कोई रोल ही नहीं है, तो रिपील हो चुका है। 16 भारत सरकार, ये भी रिपील हो चुका है। 17 में आ गई सरकार। अब सरकार वो मत समझ लेना अमिताभ बच्चन वाली सरकार, गोविंदा गोविंदा वाली। धारा 17 क्या कहती है? सरकार, सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का द्योतक है। मतलब सरकार शब्द के अंदर वह सरकार आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, केंद्रीय सरकार भी आती है और राज्य सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। तो इस समय सरकार क्या है हमारी? माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी गृह मंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल, ये तो क्या हो गई सरकार। ये कौन सी सरकार हो गई? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, तो ये क्या हो गई? स्टेट गवर्नमेंट। तो सरकार के अंतर्गत किसी भी, सरकार के अंतर्गत भारत सरकार या किसी भी राज्य की राज्य सरकार आती है, दोनों में से। भारत, अब इसमें 18 में पहले अधूरा अधूरा सा लगता था भारत, वैसे बैरक में आज भी दिया हुआ है कई बैरक्स में, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। परंतु अब हमें क्या लगाना है? भारत का अर्थ संपूर्ण भारत से है, ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर नहीं लगाना, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का जब डोमिनियन स्टेटस उन्होंने खत्म कर दिया है भारत सरकार ने, तो अब वो क्या बचा है? मध्य प्रदेश जैसी एक स्टेट हो गई है या उत्तर प्रदेश जैसी एक सिंपल स्टेट होगा, तो वो भारत शब्द के अंदर भारत के अंतर्गत ही आ गई अब कानून के हिसाब से। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ये एग्जाम हो रहा है, न्यायाधीश, जज। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद से न्यायाधीश अभिनिहित हो, किंतु हर उस व्यक्ति का भी द्योतक है जो विधि कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, क्या कहलाएगा? न्यायाधीश। अब न्यायाधीश समझने की हमें आवश्यकता है। तो भैया हर ऐसे व्यक्ति को आप न्यायाधीश कहेंगे जो या तो पद रूप से न्यायाधीश हो, क्या आगे लिखा ही हो भैया सिविल जज क्लास सेकंड, तो आप न्यायाधीश हो, या ऐसा हर व्यक्ति जो विधि द्वारा सशक्त किया गया हो कि हाँ आपको फलाने चीज में जजमेंट देना है, जैसे स्पेशल कोर्ट्स बिठा दी जाती हैं, इसमें रिटायर्ड मजिस्ट्रेट बिठा दिए जाते हैं, एक। दूसरा, ऐसा हर व्यक्ति जिसके आदेश के विरुद्ध अपील न की जाए, तो अपील ना, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील ना होने पर उसका आदेश अंतिम हो जाए। जैसे मान लो किसी भी न्यायाधीश ने जजमेंट दिया, उसकी अपील की अवधि लिमिटेड थी, आपने अपील की नहीं, तो जजमेंट हो गया वो अंतिम, तो वह न्यायाधीश ही कहलाएगा। सीधा सीधा मतलब है ऐसा हर व्यक्ति न्यायाधीश है जो आपको न्याय दिलाता है।
जो केस में जजमेंट करता है। अभी भी नहीं आया होगा आपकी समझ में न्यायाधीश होता क्या है। न्यायाधीश का मतलब ऐसा हर व्यक्ति होता है जिसके आदेश की अपील ना होने पर उसका आदेश अंतिम हो जाए, जिसे आदेश देने का अधिकार हो, सीधी बात है। अब चाहे वो सिविल हो चाहे दांडिक, दोनों कार्रवाइयों में आदेश देने का अधिकार, दोनों कार्रवाइयों में आदेश देने का जिसको अधिकार हो वह न्यायाधीश कहलाएगा। अब आ जाते हैं अपन काय पे मित्रों, पहले न्यायाधीश के दृष्टांत देख लेते हैं। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी बात में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। तो है ना वो न्यायाधीश। कलेक्टर की यहां अपनी अपीलें चलती हैं, कई प्रकरण पेश किए जाते हैं। अगर उसके विरुद्ध अपील न की जाए अगर उसके आदेश के विरुद्ध अपील न की जाए तो क्या होगा, का आदेश अंतिम हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश ही हुआ ना कलेक्टर। इसी प्रकार एसडीएम भी न्यायाधीश है। अब किसी ये हो गया मतलब का में क्या कह रहा है, सन 1959 के अधिनियम 10 के अधीन किसी बाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। तो ये तो सही कह रहा है ना। मैंने आपको बता भी दिया कि अगर कलेक्टर के यहाँ पहले तो बहुत सारे प्रकरण भी पेश होते हैं। अब तो ये तो बहुत 1859 की बात कर रहे हैं, वर्तमान में प्रकरण पेश होते हैं। और अगर उसने जो आदेश दे दिया उसकी अपन ने अपील नहीं की तो अंतिम हो जाता उसका आदेश। खा में क्या है, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास या दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। सही बात है। कोई आरोप है, कोई आपराधिक आरोप है आप पर, और जिसके लिए उस किसी मजिस्ट्रेट को जुर्माना या कारावास दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो चाहे ना होती हो, अधिकारिता प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। जैसे रेलवे मजिस्ट्रेट। अब सब चेकिंग हुई, आप मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ गए, क्या हुआ, उनने क्या किया, अब पे जुर्माना कर दिया। उस समय मजिस्ट्रेट है लेकिन न्यायाधीश भी आपके साथ न्याय कर दिया, उसने हाल क्या ली। अब मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियमन 7 के अधीन वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति रखने वाला पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। सही बात है। पहले क्या होता था, पंचायत को न्यायपालिका के कुछ अधिकार दिए गए थे। कई प्रकरण छोटे मोटे थे वो पंचायत निपटाती थी। पंचायत क्या करती थी कि भैया एक काम करो, राजीनामा करवा दो या इन पे जुर्माना लगा दो। तो जब वो अपने अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो उस समय, अब तो वो न्यायाधीश थे, हमेशा वो न्यायाधीश नहीं थे। परंतु जब वो अपने अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जुर्माना लगाना है या फिर कोई वाद विवाद निपटाना है, तो उस समय वो न्यायाधीश है। पंच परमेश्वर टाइप, जैसे पंच परमेश्वर की कहानी तो हम सब ने पढ़ी है या हम सब ने सुनी है। तो पंच परमेश्वर में था क्या, ये पंच परमेश्वर ने जो कह दिया अब हमने मान लिया। कहते नहीं है चार पंच कहेंगे सब हम मान लेंगे। जब वो चार पंच वहां कह रहे हैं तो आप क्या हुए, वहां न्यायाधीश। आप नहीं, सॉरी, वो पंच, उन्होंने कहा और आपने मान लिया तो वो न्यायाधीश हो गए। अब आगे जाते हैं किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। मतलब कोई आरोप है आप पर, अब किसी मजिस्ट्रेट को उसमें
पावर ही नहीं है, कि शक्ति नहीं कि भैया वो विचारण कर सके आपका उसमें, क्या वो न्यायाधीश कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जैसे कलेक्टर को पावर काय की है? रेवेन्यू पावर है। तो अब उसके पास दांडिक पावर थोड़ी है, भारतीय दंड संहिता के केसेस थोड़ी वहां चलेंगे उसके यहाँ, तो उस समय वो न्यायाधीश नहीं है, उसको वहां ट्रांसफर करनी पड़े। उसके लिए जो जघन्य अपराध होते हैं उनके लिए वो न्यायाधीश नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए अदालतें अलग से ही बनी हैं। सीधा सीधा उदाहरण है। अब धारा 20 में आ गया न्यायालय। तो न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसके अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिससे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, दो तक है। भैया कहना क्या चाह रहे हैं कि न्यायालय होता क्या है? न्यायालय एक कमरे को नहीं कहते हैं अपन, सबसे पहले तो ये समझ लें। न्यायालय उस जगह को कहते हैं जहां न्यायाधीश बैठता है, चाहे वो रोड पे बैठ के आपका चालान ही क्यों ना कर रहा हो मजिस्ट्रेट चेकिंग में, तो वो जब सड़क पर बैठकर एक न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के रूप में चालान, एक मजिस्ट्रेट जब न्यायाधीश के रूप में चालान करता है या आपसे जुर्माना वसूली करता है, उस समय वो न्यायालय है उसका, सड़क। तो जहां न्यायाधीश बैठता है न्याय करने के लिए, उस जगह को अपन न्यायालय कहते हैं। अब अकेला न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश निकाय बैठे उस जगह को अपन कहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो एक सिंपल कमरा हो, चाहे वो न्यायालय का कमरा हो, चाहे वो सड़क हो। सबसे बढ़िया उदाहरण है रेलवे। कैसे? रेलवे मजिस्ट्रेट चेकिंग करते हैं साहब, अब आप पकड़े गए विदाउट टिकट, आप पर हुआ जुर्माना। उनने क्या किया, ऑन स्पॉट आप पर जुर्माना लगा दिया और आपने जमा कर दिया। जब ऑन स्पॉट वो जुर्माना लगा रहे हैं तो उस समय कोर्ट रूम तो है नहीं, लेकिन वो जहां बैठे हैं वो जगह न्यायालय कहलाएगी। अब न्यायाधीश निकाय क्या होता है? पहले जूरी हुआ करती थी, जूरी फैसले दिया करती थी। जब एक न्यायपालिका निकाय के रूप में फैसले देती है, मतलब 4-6 लोगों को बैठकर एक साथ किसी उस पर अपनी राय देनी होती है या फैसला देना होता है, उसको अपन निकाय कहते हैं। तो उदाहरण दिया मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत, जिसे वादों का विचारण करने और उदाहरण करने की शक्ति प्राप्त न्यायालय है। सही बात है, पंच परमेश्वर में 5 लोग बैठ गए साहब, तो जब वादों का निर्धारण कर रहे हैं, अवधारण कर रहे हैं, या पर वो न्यायालय का कार्य कर रहे हैं, तो वो जहां वो बैठे चबूतरे पर कहीं पर भी बैठ के, चाहे वो पंचायत भवन हो, चाहे वो गांव की अथाई हो, कहीं पर भी बैठ के वो न्याय कर रहे हैं, तो उस समय वो न्यायालय ही है उनके लिए। अब धारा 21 एक बृहद धारा है, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन न्यायालय से भी क्वेश्चन बनते हैं, इस याद रखना। न्यायालय धारा 20 वेरी इंपॉर्टेंट धारा है और इसे क्वेश्चनिंग होती, हमेशा ही क्वेश्चनिंग होती है। तो आप आते हैं धारा 21 पर, लोक सेवक। लोक सेवक क्या है? क्योंकि लोक सेवक बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में एक पूरा चैप्टर है तो अध्याय 2 के अंतर्गत ही, लेकिन एक चैप्टर के बराबर की अहमियत रखता है। इसलिए इसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊं लोक सेवक होता क्या है। तो धारा 21 क्या कह रही है? लोक सेवक। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतस्मिन् पश्चात निम्नगत वर्णनों में से किसी में आता है, अर्थात आपको एग्जाम्स में कंफ्यूज बहुत किया जाएगा, परंतु अगर आप बेरेक्ट पढ़े हैं या आपने बहुत ही डीपली बेरेक्ट पढ़ा है तो आप लोक सेवक जान जाएंगे लोक सेवक होता क्या। उसके अगेंस्ट आपको एग्जाम में बेरेक्ट के अगेंस्ट नहीं जाना है,
जो बेरेक्ट कह रहा है और वही आंसर आपको लगाना है, आपको अपने मन से कुछ नहीं लगाना है, पहली बात। तो लोक सेवक में आ जाओ। तो भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक के अंतर्गत आता है। तो नोट करते जाएं, नंबर 1 नंबर 2 से, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, आर्मी। आर्मी के बाद क्या है, नेवी। नेवी के बाद क्या है, एयरफोर्स। इन तीनों के आयुक्त ऑफिसर क्या कहलाएंगे, कमांडिंग ऑफिसर क्या कहलाएंगे, लोक सेवक। अब आते हैं हर न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ये क्या है साहब, अब 2 पे तो आएंगे आप सब, 2 पे तो क्या क्या कहना है। तो सीधा सीधा मतलब हर न्यायाधीश, हर जज क्या है, हर जज एक पब्लिक सर्वेंट है, जिसे विधि द्वारा सशक्त किया गया काय के लिए, न्याय निर्णय करने के लिए, चाहे वो अकेला, चाहे वो एक जूरी के साथ, मतलब निगमित निकाय में, वह क्या कहलाएगा, न्यायाधीश, तो ये लोक सेवक। तो हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। इसमें 3 4 चीजें आई हैं। तो नंबर 1 हर न्यायाधीश, फिर चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में, और सबसे मेन चीज विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। जिसे विधि द्वारा सशक्त नहीं किया गया है वो न्यायाधीश नहीं कहलाएगा। न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवक या कमिश्नर आता है। जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले, उस संपत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। तो न्यायालय ने जैसे नियुक्त कर दिया किसी भी ऑफिसर के रूप में कि आप पकड़ो, ये हम आपको रिसीव की जाती है ये संपत्ति, या आपको रिसीवर बना दिया इस संपत्ति का, कि आपको इसको बिकवा के या इसको आप उसके सही हकदार को पहुंचाना है। आप क्या हो उस समय, पब्लिक सर्वेंट। तो क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, समापक, रिसीवर या कमिश्नर। इन 3 चीजों के अलावा कोई चीज नहीं आती, ठीक है। अब आ गया किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। क्योंकि जूरी का कोई काम नहीं है, इसलिए जूरी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है कि लोक सेवक क्या है, जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। तो ये तीनों लोक सेवक हैं, समझ गए आप। मैं पहले ही कह रहा हूं बैरेक्ट से बाहर आपको नहीं जाना है। छठा, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया हो। तो कोई भी मीडिएटर कोई लोक सेवक है जो आपके बीच में मध्यस्थता करा रहा है। हर मध्यस्थ नहीं,
साहब आपने कह दिया साहब कि वो तो हमारी और हमारी पत्नी की लड़ाई हुई थी और वो फलाने मामा जी आए और उन्होंने मध्यस्थता की और हमारा निबट गया। नहीं, ऐसा हर मध्यस्थ जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो वही लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। सातवां, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध करने के लिए सशक्त हो। अब हर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होगा जिसके पास पावर है कि अगर कोई अपराध करे इसको पकड़ के अपने परिरोध में रख ले। वो क्या होगा? न्यायाधीश, क्योंकि उसको विधि द्वारा ये पावर दी, सॉरी न्यायाधीश नहीं, लोक सेवक होगा, उसको विधि द्वारा ये पावर दी गई है। आठवां, सरकार। सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण कर अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, लोक स्वास्थ्य क्षेम की सुविधा का संरक्षण करे। सरकार का हर ऑफिसर जिसका यह कर्तव्य हो कि अपराधी को पकड़ के न्यायालय तक लाओ, उसको जेल पहुंचाओ, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा करो, उसकी खुद की सुरक्षा करो, अपराधी की, उसको पकड़ो, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? लोक सेवक। अब नवा, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या व्यय करे, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण रिपोर्ट करे, सरकार के धन संबंधी हितों में संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए विधि के व्यतिक्रम को रोके। ऐसा हर व्यक्ति क्या कहलाएगा? लोक सेवक। हर ऐसा ऑफिसर जिसको सरकार ने ये कर्तव्य दिए गए हैं जो 90 में दिए गए हैं कि भैया वो क्या कर रहा है कि संपत्ति को ग्रहण कर रहा है कि भैया आप इसको ग्रहण कर, आप उससे सरकार ने बोल दिया किसी अधिकारी से आप इसको रखो, उसको व्ययन करो और फिर पैसे जमा करो, या किसी राजस्व आदेश का निष्पादन कर दिया, भैया कोई राजस्व आदेश का निष्पादन कराना है तो ऑफिसर से बोल दिया आप निष्पादन कराओ, तो आप क्या हो उस समय? लोक सेवक। अब कोई भी धन संबंधी मामला है सरकार को, उसमें अन्वेषण करे और रिपोर्ट लिखे, रिपोर्ट दे सरकार को और दस्तावेज बनाए, उन्हें प्रमाणित करे। ऐसा हर व्यक्ति क्या कहलाएगा? लोक सेवक। 10वां, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते एक कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए की संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट उद्धृत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों को अभी निश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे। तो 10वां कहता है कि हर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति ऑफिसर होगा जो किसी संपत्ति को सरकार की तरफ से ग्रहण करे, उसका रेट निर्धारण करे, उसके दस्तावेज बनाए, दस्तावेज खोजे, अधिप्रमाणित करे, वह क्या कहलाएगा? लोक सेवक। 11वां, हर व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशन करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या निर्वाचन में किसी भाग में संचालित करने के लिए सशक्त हो। मतलब निर्वाचन के जो भी कार्य करते हैं, चुनाव वाले निर्वाचन के, वह सब क्या कहलाएंगे? लोक सेवक। 12वां, सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो हर व्यक्ति, मतलब या तो सरकार की सेवा में या सरकार से वेतन पा रहा हो, या किसी लोक कर्तव्य के पालन में सरकार से पारिश्रमिक ले रहा हो, वह क्या कहलाएगा? लोक सेवा। मतलब क्या है भाई इसका? जैसे एक डीएसपी सरकार से वेतन पाता है तो वो लोक सेवक हुआ। अब
किसी से सरकार ने किसी को नियुक्त कर दिया कि भाई एक काम करो, आप आपको हम इतना पारिश्रमिक देंगे और आपको क्या करना है कि यहाँ जिस जमीन पे झगड़ा हो रहा है उसकी आप अन्वेषण को रिपोर्ट बनाओ। उस समय वो क्या कह रहा है, कर रहा है, सरकार का कार्य कर रहा है, उससे पारिश्रमिक पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, लोक सेवक। हाँ, स्थानीय प्राधिकारी अथवा केंद्र या प्रांत राज्य अधिनियम के द्वारा अधीन स्थापित निगम अथवा कंपनी 1956 का एक धारा 617 में तथा यथा परिभाषा सरकारी कंपनी या सेवा या वेतन में हो। मतलब सरकार का कोई भी निगम के अधीन, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जो सरकार से वेतन पा रहा हो निगम के अधीन, वो क्या कहलाएगा, लोक सेवक। अब दृष्टांत पे आ जाइए तो सबसे पहले लिखा है नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। भैया ये तो सत्य बात है, नगर पालिका का जो आयुक्त होता है वो लोक सेवक होता है, क्योंकि वो जनता के कार्य करता है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया कितने प्रकार के लोक सेवक दिए गए हैं आईपीसी में, तो 12 प्रकार के लोक सेवक दिए गए हैं। अब इन सब में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। अब आते हैं स्पष्टीकरण। एक ऊपर के वर्णनों में किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हो या नहीं। मतलब जो 12 प्रकार दिए गए हैं उनमें से किसी में भी एक कोई आ रहा है या अपनी फुल कर रहा है अपनी फॉर्मेलिटी, या अपनी वो ये बता रहा है कि भैया मैं इन सब 12 वर्णनों में हूं, मैं से एक हूं, तो वो क्या कहलाएगा, लोक सेवक। स्पष्टीकरण 2, जहां कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हो। ओहदे को धारण करने का अधिकार कैसी ही विद्युत त्रुटि हो। मतलब क्या है भाई, आपको गलती से डीएसपी बना दिया गया, विद्युत त्रुटि थी, क्या हुआ, आप सब इंस्पेक्टर थे, आपको वहां से गलती से ऊपर से लिख के आ गया कि फलाने फलाने को ये डीएसपी के रूप में वहां पर स्थापित किया जाता है, तो वो त्रुटि से आया। लेकिन जितने दिन आपने डीएसपी के रूप में कार्य किया वो क्या कहलाएंगे, आप लोक सेवक, वो इसमें दिया गया है। स्पष्टीकरण 3, निर्वाचन शब्द के अंतर्गत किसी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है, जिसके वर्ण करने की पद्धति विधि के द्वारा अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। ये इसमें साफ साफ तो कुछ नहीं दिया निर्वाचन का, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं निर्वाचन शब्द किसी विधायी, नगर पालिका अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, सही है ना, किसी भी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसा ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है। तो सही है ना कि अब चाहे वह नगर पालिका का कर्मचारी हो, निर्वाचन का अर्थ इलेक्शन, चाहे वह किसी भी प्रकार से चुन के आया हो, इलेक्ट किया गया हो, वह क्या कहलाएगा, लोक सेवक। समझ में आया। तो सबसे मेन चीज में क्वेश्चन यहां से बनते हैं भैया कि कितने प्रकार के लोक सेवक है, तो 12 प्रकार के हैं। प्रत्येक 12 प्रकार में से उनसे पूछ ले जाते हैं भैया कि ये लोक सेवक हैं कि नहीं है, आपको बैरेक्ट में देख के पता चलाना है कि भैया ये लोक सेवक हैं कि नहीं है। जो अगली क्लास आपकी मैं वो लूंगा ना, ओटी वाली क्लास, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली क्लास, उसमें हम ये पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे। धारा 22, जंगम संपत्ति शब्द से आशय थे, इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु वे चीजें जो भूबद्ध स्थायी रूप से जकड़ी हों, इसके अंतर्गत नहीं आती। मतलब धारा 22 क्या कहती है, जंगम संपत्ति, जिसे चल संपत्ति भी कहते हैं, ऐसी संपत्ति जिसको उठा के ले जाया जा सकता हो वह जंगम संपत्ति कहलाती है।
परंतु वे चीजें जो भूमध्य या किसी रूप से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो इनके अंतर्गत नहीं आती। मतलब जैसे गाय बांधने का खूंटा, अगर वो स्थायी रूप से गड़ा हुआ है तो वो जंगम संपत्ति नहीं है, स्थावर संपत्ति है फिर वो। परंतु अगर वो अलग कर दिया जाता जमीन से तो जंगम संपत्ति हो जाती। जैसे किवाड़ स्थायी रूप से लगे हुए हैं, परंतु अगर वो निकाल दिए जाते हैं जंगम संपत्ति का सीधा सीधा अर्थ होता है चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसको अपन उठा के कहीं भी ले जा सकें। और इसमें क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या नहीं आता, वे चीज भूमध्य या भूमध्य किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हुई इसके अंतर्गत नहीं आते। हाँ तो सही है ना। अब कोई भी चीज जमीन से स्थायी रूप से गड़ी है तो वो जंगम संपत्ति थोड़ी होगी, तो स्थावर होगी ना। तो जंगम संपत्ति क्या होगी, अगर उसको निकाल दिया जाए जमीन से या उसको जमीन से अलग कर दिया, उसको उठाने, ऐसी संपत्ति जो उठाकर ले जाई जा सके या उठा के ले जाने लायक हो, वह जंगम संपत्ति या चल संपत्ति कहलाती है। अब जंगम संपत्ति से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में पढ़ लिया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब चल संपत्ति। आपका रजिस्टर है चल संपत्ति है, लेकिन मकान के किवाड़ चल संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो जमीन से स्थायी रूप से जकड़े हुए हैं। परंतु उन किवाड़ों के अगर अपन नट बोल्ट खोल दें और उस किवाड़ निकाल दें, तो वो जब निकाल दिया अपन ने तो वो क्या हो गई, चल संपत्ति हो गई। कैसे, क्योंकि उसको आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं ना। तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, धारा 22 तक। कल अध्याय 2 पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हम आपको और अच्छे से वीडियो बना के दे सकें और सिविल जज की तैयारी के लिए अधिक से अधिक समय दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें और उचित दूरी बनाए रखें लोगों से, कोविड-19 से बचाव करें। आज के समय वही महामारी।